नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज मैं आपकी मुलाकात योगाचार्य डॉक्टर तजेंद्र सिंह बावल से कराऊंगा। श्री बावल पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट मध्य प्रदेश के प्रबंधक भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। तो आज उनसे बात करेंगे योग के बारे में। डॉक्टर बावल ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से योगा में एमए किया है। बावल साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डॉक्टरेट की हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार बावल साहब। नमस्कार। बावल साहब, ये जो वर्तमान समय में जो बाजारवाद बढ़ रहा है, काफ़ी लोग मानसिक रोग और शारीरिक रोग के शिकार हो रहे हैं जी। तो इसमें योग कैसे मदद कर सकता है? योग के बारे में लोगों को बताइए कि योग उनके मानसिक विकारों के साथ साथ शारीरिक रोग कैसे ठीक कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज की परिस्थितियों के अनुकूल आपने जो सब्जेक्ट चुना है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। योग एक्चुअली हमारी बहुत ही पुरानी विधा है, लेकिन हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये जब हमसे दूर होकर विदेशों में गई और विदेशों में पॉपुलर हो रही, तब हम लोगों ने और हमारे यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये हमारा दुर्भाग्य था, जबकि हमारे यहाँ की ही थी। योग का पहला फार्मूला है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब मुझे आपसे डर लग रहा है, या मुझे आपसे फैथ है, या मुझे आपको देख के खुशी हो रही है, या मुझे आपको देख के दुख हो रहा है। ये कौन दे रहा? मेरा चित्त बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है। आप मेरे गुरु हैं या मेरे दुश्मन हैं, ऐसे मेरे आँखों पे और चेहरे पे इंप्रेशन आएगा। तो योग सबसे पहले जोड़ता है और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। अगर कोई व्यक्ति, आप देखिए, एक सांप होता है और एक रस्सी होती है। अंधेरे में वही रस्सी अगर आपके पैर में आता है और आप उसको समझ लेते हैं तो आपकी सांसें रुक जाती है। और अगर आपको पता लग जाता है कि ये रस्सी है तो आप उसको नॉर्मल चीज़ होता है। तो ये केवल दिमाग की, चेतना की और हमारी आत्मा और मन की भ्रम है जी। तो हम लोग क्या हैं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हमने बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन योग को हमने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ये सौभाग्यशाली है कि कुछ सालों से, विशेषकर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत में अपितु विश्व में इसको एक अलग दर्जा दिलाया। और आप देखिए कि हिंदुस्तान के साथ साथ में कितने ही मुस्लिम देशों ने भी इस योग को विश्व लेवल पे मान्यता प्रदान की है। और 21 जून को हम विश्व योग दिवस के मनाते हैं। ये भारत के या किसी दूसरे देश के अंधविश्वासी लोग बाग शायद योग के ऊपर विश्वास कर सके, लेकिन इतने एजुकेटेड कंट्री, इतनी दूसरे समाज की कंट्री जिसमें सारे धर्म के लोग हैं, उन्होंने इस योग के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब है प्रामाणिक रूप से योग बहुत महत्वपूर्ण है। अब रहा सवाल कि योग क्या करता है। योग केवल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से निपुण नहीं है। योग आपके संपूर्ण शरीर का, चाहे वो एक सेल हो, टिश्यूज हो, आर्गन हो, या कोई भी पार्ट हो शरीर का, उस सब पे इफेक्टिव रूप से कार्य करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये सेल कैंसर का है, डायबिटीज़ का है, या किसी XYZ का हो। वो तो उस सेल को बूस्टअप करता है। वो जो सेल शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा था, लेकिन ये व्यक्ति, अब आप देखिए, मैं केवल आपको एक चीज़ करके बताऊंगा, ये हमारे सारे दर्शक को बताइएगा। देखिए दर्शक लोग, ये व्यक्ति अभी बैठा है और नॉर्मल सांस ले रहा है, अभी इसने कोई मेहनत नहीं की। लेकिन अगर ये योगी है या योग का स्टूडेंट है तो क्या करेगा, इसको ब्रीथ के ऊपर ध्यान देगा। कैसे देगा कि अब आप देखिए, नॉर्मल सांस ले रहा था, अब योग के माध्यम से सांस लेगा। इस व्यक्ति ने
जो अभी सांस लिए, पहले ये 10% से 20% सांस ले रहा था, लेकिन अभी जो इसने ब्रीथ इनहेल की है वो मोर देन 50% किया। तो अभी ये केवल जिंदा रहने के लिए सांस ले रहा था। अब शरीर का जो अंतिम सेल है, जो मरने की कगार पे था या वीक था या ख़त्म होना चाह रहा था, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन मिला तो वो जिंदा हो गया। यानी हमको ये तो मालूम है कि इस व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन हम ये भूल गए थे कि इस ब्लड सर्कुलेशन के लिए और इस ऑक्सीजन के लिए हमको योग और प्राणायाम करना। प्राणायाम अलग अलग प्रकार के हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, त्रिबंध के साथ भाई प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है और प्रणव प्राणायाम है। जब ये अलग अलग रूप से हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर का संपूर्ण रूप से विकास होता है। तो ऐसे ही हम योग के माध्यम से अलग अलग योग, अलग अलग आसन और अलग अलग प्राणायाम के माध्यम से इस शरीर को अलग अलग बीमारियों से निपुण और निरोगमय करने की कोशिश करते हैं। अब योग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमको सांस लेना है और सांस छोड़ना है, लेकिन सांस कितनी लेना है और सांस कब छोड़ना है। जब हमको सांस लेना है तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि सांस को हमको सिर्फ डायफ्राम तक लेना है, सांस को सिर्फ सीने तक भरना है। सांस जैसे फुल होता है उसके बाद पेट फूलना शुरू होता है, तो हमको पेट नहीं फुलाना। जैसे डायफ्राम पूरा फुल हो जाता है, सांस को रोकना है, होल्ड करना है और जिस गति से सांस को छोड़ा लिया है उसी गति से सांस को रिलीज़ करना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं 4 साल से योग प्राणायाम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि योग प्राणायाम को बदनाम ना करें। किसी शिक्षित व्यक्ति, शिक्षक, डॉक्टर या योग ऋषि, जैसे बहुत आजकल बहुत बड़े बड़े पुराने योग ऋषि भी हैं, चाहे उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उसमें योग में उनको निपुणता है, तो उनके सानिध्य में जब ये काम करते हैं, उनके सानिध्य में जब योग प्राणायाम करते हैं तो उसके फल पॉजिटिव आते हैं और वो निरोगमय होते हैं। तो हमें भी योग हमारी शारीरिक श्रद्धा और शारीरिक बनावट के हिसाब से, शारीरिक उम्र के हिसाब से ही योग प्राणायाम करना। अगर मैं भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम 125 बार कर रहा हूँ, कपालभाति प्राणायाम के 300 के 3 स्ट्रोक ले रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति 300 स्ट्रोक ले। उसे 25-25 स्ट्रोक से शुरुआत करना है। जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तब उसको करना है। दूसरी चीज़, हम जो योग करते हैं, हम योग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना। योग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम दिन भर एनर्जेटिक रहें, तो हमें इतना करना है कि हमें थकान ना हो। तो इसलिए हमें योग उतना ही करना है जितना हमारा शरीर वहन कर सके और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे उससे। अब सवाल उठता है कि कहाँ पर करें, कैसे करें और कब करें। देखिए, योग अगर आप सवेरे करेंगे तो सबसे उत्तम चीज़ है। सवाल ये उठता है कि जो लोग बाग क्या सवेरे नहीं करके शाम को कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, तो क्या उनको फ़ायदा कम होता है या ज़्यादा होता है? निश्चित ही सवेरे का प्राणायाम, सवेरे का योग आपको ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सवेरे जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी क्वालिटी की मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो चीज़ें वो कम मिलती है। अगर यही योग प्राणायाम किसी तालाब के किनारे बैठकर और जंगल में करेंगे उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप जो इनहेल कर रहे हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, अशुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो नुकसान होगा। अब सवाल है, मैंने आपसे बोला था कि केवल एक आसन जो है वो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। वो केवल एकमात्र, विश्व में केवल एकमात्र आसन है वज्रासन। वज्रासन सभी व्यक्तियों को खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट
वज्रासन में अभी आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आसन की सुविधा नहीं है। तो वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। तो उसमें जैसे आपने खाना खाया, वज्रासन में बैठ गए, अगर आप घर में बैठे तो ऐसे बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए और टीवी देखते रहें या घर वालों से आपस में बात करते रहें। अब चलते हैं हम प्राणायाम। लोग भाग बोलते हैं कि प्राणायाम पहले करना चाहिए या आसन पहले करना चाहिए। देखिए, हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो सुबह सुबह योग और प्राणायाम करना चाहते हैं। ये शरीर की जब फास्टिंग टाइम होता है, वो कोई आध घंटे पहले खाना खाया, किसी ने 10 घंटे पहले खाया, किसी ने 12 घंटे पहले खाया, तो इस शरीर को एनर्जी चाहिए। तो मैं विशेष रूप से अपनी क्लास में या अपने शिविर में उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले यौगिक ब्रेकफास्ट करें। यौगिक ब्रेकफास्ट कैसे करना है? इस शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत लगती है, तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम किया आपने 3-3 मिनट के 3 राउंड, तो इस शरीर को ऑक्सीजन जब मिलेगी तो ये जो रात को जो आपके किसी ने आध घंटे पहले, किसी ने 10 घंटे पहले और किसी ने 12 घंटे पहले जो खाना खाया है, अब इसको एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन से इस शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो इसको वीकनेस नहीं होगा। ये कोई भी योग प्राणायाम आराम से करते हैं। तो मैं अपने शिविर में विशेष रूप से पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम और फिर यह सूक्ष्म व्यायाम करवाता हूँ। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आदमी की एज, उसकी फिजिकल बॉडी क्या अलाउ कर रही है, उसको देखते हुए आपको योग प्राणायाम करना है। अब सूर्य नमस्कार सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर सूर्य नमस्कार करने लायक वो पेशेंट या वो साधक नहीं है तो कोई बुराई नहीं है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप कुछ समय तक योग प्राणायाम करेंगे तो एक दिन आप सूर्य नमस्कार भी करेंगे और शीर्षासन भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इनके क्या क्या फ़ायदा है। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है और अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो केवल सूर्य नमस्कार के 3 से 4 स्टेप अगर आप ले लेते हैं तो आपके सारे आसन उसमें कवर हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास समय की कमी है, वो दूसरे आसन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप नौकासन कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आप वज्रासन कर रहे हैं, ये सभी आपको अलग अलग दिन अलग अलग करना चाहिए, जिससे सभी के अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग बीमारी में ये फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे ही प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम हमें ऑक्सीजन इनहेल बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट, जो बीमारी का जड़ होता है, सारी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है, उसके एक एक ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करता है। जैसे डायबिटीज़ है तो पेनक्रियास की एक्सरसाइज होती है। जब पेनक्रियास की एक्सरसाइज होती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़ के साथ में दूसरी बीमारियां भी दूर होती है। लोग बाग सोचते हैं कि पेनक्रियास केवल और केवल डायबिटीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। पेनक्रियास के अनेक कार्य हैं, इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, उसके साथ में हम करवाते हैं त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम में क्या होता है कि हम स्ट्रेक के साथ में सांस को बाहर फेंकते हैं, उसके बाद में शरीर में 3 बंद लगाते हैं। सांस पूरा खाली हो गया, हम नाभि के नीचे वाला हिस्सा एनस को बंद करके ऊपर खींचते हैं, पेट को पीठ से चिपकाते हैं और ठोड़ी को सीने से चिपकाते हैं। जब ये तीनों बंद लगाते हैं तो हमारे नीचे वाले हिस्से से लेके गले तक का सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है। लेकिन त्रिबंध के साथ में उन बहनों को महीने के 4 से 6 दिन नहीं करना चाहिए जिनको उसको मनाही है। बाकी सभी लोग बाग इसको कर सकते हैं और वैसे ही करना है खाना खाने के 4 घंटे बाद या सवेर एंटीस्ट बाद। चौथा होता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। एकमात्र प्राणायाम ऐसा है जिससे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ परिशुद्ध होती। दुनिया की ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसी कोई थेरेपी नहीं है जिससे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ परिशुद्ध होती है। ये सभी व्यक्तियों को कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को इसकी मनाही नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति बेड पे भी है तो बेड पे सोए बैठ के करें तो अच्छा है, लेकिन अगर बैठ के नहीं कर सकते और वो सो के कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ये सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। इसके लिए भी आपको वही फॉलो करना है खाना खाने के 4 घंटे के बाद। आगे बढ़ते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको एक बार दिखा सकता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, इन तीनों उंगलियों को आइस पे रख दीजिए। इनको इतना स्लो रखना है कि आइस की जो पलकें हैं उस पर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़े और आपको पेन नहीं हो। तो तीनों आँखों को, तीनों उंगलियों को आँखों पर रखा और ये अंगूठे को ये कान का जो ढक्कन है इससे बंद कर दिया और हमको ओम का उच्चारण करना है बिना मुंह खोले। एक बार आप देखें। इस प्राणायाम के बाद में आँखों के ऊपर प्रेशर आता है तो थोड़ा सा हीट जनरेट करें। इसको आँखों पर लगाएं। पूरे चेहरे पे 1 से 2 बार मालिश करें और आँखों को धीरे धीरे खोलें। ये छोटा सा प्राणायाम है। ये कहीं भी बैठ के ट्रेन में, बस में, प्लेन में कहीं भी किया जा सकता है। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है होना चाहिए कि हमारे पास जगह की कमी है। इसको श्रद्धानुसार, कैपेसिटी के अनुसार 5 से 11 बार करना चाहिए, जिससे आप की जो नेगेटिविटी है पूरी दूर हो जाती है। तो दिमाग के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मिर्गी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे ज़रूर करें। जब ये कर दिया है उसके बाद में आपको शांति के साथ में, जब आंखें बंद होगी और ये जो हाथ मैंने आपको दिखाया था ये करने का, ये करने से पहले आपको एक उद्गीत प्राणायाम कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस अंदर लेना है और ओम के उच्चारण के साथ में, लय के साथ में सांस को बाहर छोड़ना है। लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब ओम बोलेंगे तो 25% तो मुंह खुला रहेगा और 75% तक मुंह बंद रहेगा, लेकिन ओम का उच्चारण चलता रहेगा। एक बार देखें आप कैसे करेंगे उद्गीत प्राणायाम। शांति और खुशी के लिए एक और छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण प्राणायाम। अगर समय हो तो इस उद्गीत प्राणायाम के बाद में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो, इसके बाद में मेडिटेशन में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं। अपना पूरा ध्यान जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसकी ओर ले जाएं। बंद आँखों से उसको देखने का प्रयास करें। देखिए वहाँ पर एक दिव्य शक्ति रूपी दीपक जल रहा है, उसको देखें। उसको देखते हुए उसी में लीन हो जाए। कुछ दिनों तक शायद आप जब उस दिव्य चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकता रहेगा। भटकने दीजिए, जाने दीजिए। जितना वो विचलित कर रहा है करने दीजिए। लेकिन जब आपकी एक्सरसाइज बढ़ेगी,
जब आप इसमें लीन होते जाएंगे, जब आप तब लीन होकर ये कार्य करेंगे, जब ये प्राणायाम की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे आप 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और आप अगर कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो उससे ज़्यादा समय भी उस तरफ जा सकते हैं। अंत में जब आप इस मेडिटेशन से बाहर निकलें तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर ले जाएं, आपस में रगड़ें, ऊष्मा उत्पन्न करें, हीट जनरेट करें। इस ऊष्मा को, इस हीट को अपने आँखों, चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएं। और मुस्कुराहट के साथ में धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। बाबा साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, लोगों को ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा ये बात कि योग क्या है और योग के क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए योग करने का? जैसे लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार से शुरू करें और मेडिटेशन पे ख़त्म करें, सूर्य नमस्कार के बाद योगासन करें, फिर प्राणायाम करें और फिर मेडिटेशन करें, तो ये होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, सीक्वेंस डिपेंड करता है साधक के ऊपर। अगर साधक की वो क्षमता नहीं है कि वो सूर्य नमस्कार कर पाए तो उसके लिए सूर्य नमस्कार कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जवान बच्चा है तो वो स्ट्रेचिंग करे सबसे पहले, और स्ट्रेचिंग के बाद में वो सूर्य नमस्कार करे, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बुजुर्ग है तो उसके लिए मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ता है तो वो एनर्जेटिक हो जाता है। भाई इस शरीर को हम इसको, मैं विशेष रूप से इसको बोलता हूँ कि ये हमारा यौगिक ब्रेकफास्ट है। शरीर को, हर प्राणी को ऑक्सीजन जरूर चाहिए, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि उसको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मुझसे भी बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपना अलग अलग सीक्वेंस दिया है। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि सूर्य नमस्कार वार्म अप के लिए है। तो सूर्य नमस्कार ऐसा है कि हमारा पूरा की पूरा शरीर के जो अंग है वो खुल जाते हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ये उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो सूर्य नमस्कार कर सकता है। जो आगे झुक नहीं सकता है, या डॉक्टर ने उसको झुकने का मना बोला है, तो उसके लिए आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचे कि मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं योग प्राणायाम नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। देखिए, एक शवासन है, शवासन में क्या करना होता है? केवल आराम करना होता है। लेकिन वो भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, उस पेशेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उस साधक के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को एक यौगिक साधक समझने लग जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। एक चीज़ और भ्रामक फैली हुई है मार्केट में कि अगर कोई दवाई चल रही है, किसी की मेडिसिन चल रही है किसी बीमारी की, और अगर वो योग करने लगता है तो वो दवाइयाँ छोड़ देता है खाना। ये बहुत गलत है। किसी भी साधक को, किसी भी मरीज को, किसी भी रोगी को कोई भी अपनी दवाई नहीं छोड़ना है। मान लो मैं आपको डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन करा रहा हूँ, तो मंडूकासन में क्या होता है, पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है और वो रिलीज एक दिन में नहीं होता है, उसमें समय लगता है। तो अभी आप मान लो 25 mg की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जब उनकी फास्टिंग 170 से 125 या 95 आ गई तो निश्चित ही वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा वो जो 25 mg है उसको थोड़ा कम कर देगा, जो 50 mg है उसको कम कर देगा। तो आपको कोई भी मेडिसिन या इंसुलिन छोड़ना नहीं है। जब आपके शरीर में परिवर्तन आएगा तब आप अपने आप आएंगे। अब आप देखिए, आप सोचते हैं कि योग के माध्यम से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और इतने दिनों में ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है आपकी बीमारी आने में आपको कितने साल लगते हैं? आपके जो ब्लॉकेज है ना, वो 40 साल से 45 साल में ब्लॉकेज आते हैं। मतलब बीमारी आने में 40 साल लगा रहे हो और बीमारी ठीक होने में आप बोले 2 दिन 15-15 मिनट का योग और प्राणायाम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। समय के साथ ही बीमारी जाएगी और समय के साथ ही आपको योग प्राणायाम करना है।
जो हिंदुस्तान में जो महामारी कोरोना के अलावा जो फैली हैं पहले से ही हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, उसमें योग कितना काम करता है? देखिए, योग मात्र एक ऐसी विद्या है जिसको ये नहीं मालूम कि वो केवल डायबिटीज़ के लिए काम करेगा या बीपी के लिए काम करेगा या कैंसर के लिए काम करेगा। ये तो प्राकृतिक चीज़ है जो आपके शरीर के जो सेल्स और टिश्यूज़ है उसको एक्टिवेट करता है, उसको एनर्जेटिक करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जो बेकार सेल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो योग और प्राणायाम है ये तो हर चीज़ को दूर करता है, ये किसी बीमारी के लिए नहीं, ये सभी चीज़ के मानव प्रकृति को हष्ट पुष्ट और निरोगमय रहने की एक कला है। हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे समर्थ सहारा को, जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति को योग तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और उन्हें जागृत करते रहेंगे। और हमारे साथ साथ योग प्राणायाम में आपने ध्यान दिया, मैं चाहूँगा आप रेकी पे भी ध्यान दें, आप मेडिटेशन के लिए भी समाज के लोगों को जागृत करें, आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक पे भी ध्यान दीजिए, आप पत्तियों पे खान पान पे भी ध्यान दीजिए, तो समाज का बहुत ज़्यादा भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य टी एस बावल साहब। आपकी बातें सुन के ज़रूर लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत